हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फेवरेट स्टडी एग्जाम प्लेटफॉर्म। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है फ्रेंड। जो सीटेट में ईवीएस पूछी जाती है, जो एनसीईआरटी बेस्ड होती है, उन्हीं सब क्वेश्चन का कलेक्शन लिया गया है। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। तो ये क्वेश्चन जो वैसे क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हुए हैं पेपर में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं एक सीरीज़ शुरू करूँगी, तो अगर आपने इन सब सीरीज़ को कर लिया तो मुझे नहीं लगता कि आपके 30 क्वेश्चंस के नंबर जो होंगे जो ईवीएस से आते हैं वो कहीं और जाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है सीटेट एग्ज़ाम के लिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज देखते हैं अपने क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, आइए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चंस दे रखा है पहला, हाथी के विषय में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा स्टेटमेंट जो है वो हाथी के बारे में सही है। पहला स्टेटमेंट दे रखा है, हाथी बहुत कम आराम करता है या एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोता है। दूसरा दे रखा है, एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 केजी से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है। इन्हें पानी में और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है, जिससे ठंडक मिलती है। किसी हाथियों के झुंड में जो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है वो सभी फैसले करती है। तो फ्रेंड्स, आपको इसमें सही कथन बताना है, कौन सा सही है। मतलब ए और बी सही है या बी सी डी सही है, सी डी ए सही है, ए बी डी सही है। तो गाइस, आंसर कीजिए, क्या राइट आंसर होगा। हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो ए ऑप्शन लिखा है, हाथी बहुत कम आराम करते हैं, 2 से 4 घंटे सोते हैं। ये ऑप्शन बिल्कुल स्टेटमेंट सही लग रहा है। एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 केजी पत्तियां खा लेता है। तो एक जो हाथी होता है वो एक दिन में 100 केजी मतलब 1 कुंटल ही पत्तियां खाता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना पसंद है और ये शरीर में ठंडक भाता है, ये भी सही है स्टेटमेंट। किसी हथनी के जो झुंड के अपने सबसे बुजुर्ग हथनी होती है वही फैसले लेती है, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो कौन कौन सा, ए सी और डी। तो स्टेटमेंट कौन सा सही है, ए सी डी। तो कौन सा थ्री बिल्कुल सही हो जाएगा, सी डी ए। तो राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। लिखा हुआ, निम्नलिखित में से कौन सी अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है। तो सुनीता विलियम्स है, बछेंद्री पाल है, सूर्यमणि है, कर्णम मल्लेश्वरी है। तो फ्रेंड्स, का आंसर कीजिए। तो जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है वो कौन है, कर्णम मल्लेश्वरी जी है। तो ये आपको पता ही होगा, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। इनकी जो 4 बहनें हैं वो भी वेट लिफ्टर है। ये 12 साल की उम्र से ही वेट लिफ्टिंग का कार्य कर रही हैं और इन्होंने कितने पदक जीते हैं, 29 पदक जीते हैं अंतर्राष्ट्रीय। तो ये की पहली अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है। ये सब याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। यही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं, ये एग्जाम का ही है। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखा हुआ है, रेगिस्तानी जो ओक नाम का एक पेड़ है वो कहाँ पाया जाता है। आबू धाबी में, ऑस्ट्रेलिया में, राजस्थान के रेगिस्तानों में या संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तानों में। तो क्या होगा इसका राइट आंसर फ्रेंड्स। तो रेगिस्तानी जो ओक होता है वो पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पे दे रखा है, इसको ध्यान से समझिएगा। लिखा हुआ है, नेफेथिंस, ठीक है, वह पौधा है जो शिकार करता है। उसके कथन के बीच में आपको सही विचार बताने हैं। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो कौन कौन सा जो स्टेटमेंट है इसके लिए सही होगा। तो पहला दे रखा है, यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका जो मुंह होता है एक पत्ती से ढका होता है। यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार करता है या छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज निकलता है जिससे उसमें फंस जाते हैं। तो कौन सा स्टेटमेंट सही होगा गाइस, आंसर करिए। तो मैं आपको बता दूं, जो पहला दे रखा है ऑप्शन, यह पौधा कहाँ, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मेघालय, मतलब AIM से आप याद रख सकते हैं किस में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मेघालय। तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। इसका आकार घड़े जैसा होता है और उसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। आज जैसे इसके अंदर कीड़े मकोड़े फंसते हैं तो ये अपना जो उसका जो ऊपर आकार जो होता है घड़े जैसा वो ढक जाता है, मतलब
तो ये भी स्टेटमेंट सही है। यह केवल छोटे कीड़े मकोड़े को फंसाकर उनका शिकार करता है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि ये छोटे नहीं बड़े भी कीड़े मकोड़े को फंसा लेता है। जैसे मेढक हो गया, इसे भी फंसा देता, तो ये स्टेटमेंट अगर छोटे लिखा हुआ है तो ये गलत हो जाएगा। यह छोटे कीड़े मकोड़े को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है, जिससे इसमें फंस जाते हैं। तो ये ऐसी कोई आवाज़ नहीं निकालता है, इसकी स्मेल से जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो फंस जाते हैं। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका स्टेटमेंट, पहला और दूसरा। तो कौन सा किस में दे रखा है, ए और बी। तो ए और बी दे रखा फर्स्ट ऑप्शन में, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दे रखा है उच्च ज्वार मतलब तेज बुखार के साथ कपकपी, जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जाता है, तो वो कौन सा है। मियादी बुखार, मलेरिया, चिकनगुनिया या डेंगू। तो गाइस आंसर कीजिए। तो जो उसका राइट आंसर हो जाएगा टाइफाइड तो होगा नहीं, मलेरिया होगा या चिकनगुनिया भी नहीं होगा, डेंगू होगा। तो मलेरिया जिसमें सिनकोना वृक्ष की छाल से किया जाता है उपचार। तो अब तो इसकी टैबलेट भी आती है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा फ्रेंड। ये सभी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में इसके बारे में दे रखा है। तो फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जहाँ भी आपकी ईवीएस से एनसीईआरटी पूछी जाती है, सीटेट हो गया, केवीएस हो गया, सब में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है चेराओ नाच कहाँ के लोग करते हैं। तो हमें बताना है जो चेराओ जो नाच होता है वो कहाँ होता है, झारखंड में, मिजोरम में, मणिपुर में या मेघालय में। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं जो चेराओ नाच होता है, जो वैसे मतलब बांस का लेके जो लोग डांस करते हैं, वो कहाँ होता है, ये होता है मिजोरम में। तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा फ्रेंड। और झारखंड में आपको याद दिला दूं कुडुख लैंग्वेज, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, कुडुख भाषा कहाँ बोली जाती है, तो झारखंड में। तो चेराओ नाच कहाँ हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन मिजोरम में। आगे देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दे रखा है एनसीएफ जो 2000 क्वेश्चन दे रखा है पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं में थर्ड से फिफ्थ के लिए एक विशेष क्षेत्र है जो संकलित करता है। तो क्या संकलित करता है, तो संकलित करता है विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, द कॉन्सेप्ट ऑफ इशू एंड साइंस, द कॉन्सेप्ट ऑफ एंड इशू ऑफ साइंस, सोशल साइंस एंड एनवायरनमेंट एजुकेशन, द कॉन्सेप्ट्स एंड इशू ऑफ सोशल साइंस एंड साइंस, द कॉन्सेप्ट एंड इशू ऑफ साइंस एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो जो पर्यावरण अध्ययन होता है वो थर्ड से फिफ्थ के लिए विषय क्षेत्र संकलित है। कौन कौन से होते हैं, उसमें होते हैं पर्यावरण में सामाजिक अध्ययन, विज्ञान की अवधारणाएं और मुद्दे। कौन सा सही हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है। तो हमें राइट स्टेटमेंट बताना है क्या हमारे सही है। पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो 1 से 5 तक की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। 1 से 2 की कक्षाओं के लिए भाषा गणित के माध्यम से ही पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है, या सेकेंड, थर्ड, फोर्थ की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों की भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। यह दे रखा है अगला 1 से सेकंड तक की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के द्वारा पढ़ाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स क्या होगा इसका सही आंसर, तो इसका राइट हो जाएगा जो पर्यावरण अध्ययन है वो 1 से 5 तक नहीं पढ़ाया जाता है, 1 से 8 तक पढ़ाया नहीं जाता है। जो पढ़ाया जाता है वो 1 से सेकंड तक की कक्षाओं के लिए कैसे पढ़ाया जाता है, तो पर्यावरण पढ़ाया जाता है 1 से गणित और भाषा के माध्यम से। गणित में आपको बता देंगे सेब वेब रख के, एक सेब तो सेब की चीज़ों के बारे में बताया जाता है, भाषा के द्वारा हमें और चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन फर्स्ट और सेकंड में सिखाया जाता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है या इंगित करता है। तो किस चीज़ को इंगित करता है, पर्यावरण का याद करने पर मतलब रोड पे बल देता है, या सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है, या ईवीएस जो है चाइल्ड सेंटर है या टीचर सेंटर्ड है। तो हमें बताना है कि क्या है, रट्टा पद्धति है या चाइल्ड सेंटर है, टीचर सेंटर्ड है।
तो जो पर्यावरण अध्ययन होता है वो इंगित करता है किसे कि जो पर्यावरण अध्ययन होता है वो बाल केंद्रित होता है, मतलब चाइल्ड सेंटर्ड होता है। तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि बालक ही शिक्षा का केंद्र होता है, बालक ही मेन होता है। तो कौन सा हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते, आगे दे रखा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उपकरण है। मतलब हमें थीम्स की भी सब थीम्स बतानी है। तो परिवार और मित्र हैं, भोजन है, जानवर है, या हम चीजें कैसे बनाते हैं। तो हम आपको मैं बता दूं जो थीम्स कितनी होती है, 6 थीम्स है। 6 थीम्स कौन कौन सी होती है? तो परिवार और फैमिली एंड फ्रेंड्स होती है, फूड हो गया, शेल्टर हो गया, ट्रैवल हो गया, वाटर हो गया, और थिंग्स वी कैन और थिंग्स हो गया वी मेक एंड डू। तो उसमें सब थीम्स कौन सी हो जाएगी? तो ये फैमिली फ्रेंड्स भी हो गया, फूड भी हो गया, थिंग्स भी होगी। तो कौन सा नहीं होगा? एनिमल्स। तो कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा? तो फ्रेंड्स राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 3, जानवर जो हो जाएगा वो सब थीम्स हो जाएगा। किस में आएगा? फैमिली और फ्रेंड्स की सब थीम्स में आएगा। तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसको याद रखिएगा, यहाँ से 1 नंबर बहुत ईजी सा है, बच्चों के चले जाते हैं। तो बहुत है कि जो थीम वो जो हमारे क्या कहते हैं प्रकरण होते हैं, कितने होते हैं? 6 होते हैं, 6 थीम्स होती हैं। कौन कौन सी? फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, थिंग्स, शेल्टर, ट्रैवल और वाटर। आगे बढ़ते अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है? तो हमें सही गतिविधि बतानी है। क्या होती है कि शिक्षक कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करते हैं। अगला दे रखा है, पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करता है। पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों का रेखीय आयोजन होता है, या केवल पाठ्य पुस्तकों पर आश्रित रहना। तो क्या सही गतिविधि है? तो फ्रेंड्स का आंसर कीजिए। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, जो पर्यावरण अध्ययन जो इसमें विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना, मतलब अलग अलग जगह से आए बच्चों को सबको संबोधित करना। मतलब बच्चों को प्रेरित करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उनको संबोधित करना। उनके मतलब कहाँ से आए हैं तो उनको दिक्कत ना हो, अलग अलग भाषाओं से आए हैं तो उनको दिक्कत ना होता, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मतलब 4 ऑप्शन देखे जाते हैं, तो अगर हमें 2 भी सही लग रहे हैं तो हम उसको प्रायोरिटी देते हैं जो उससे भी ज़्यादा सही लग रहा है। तो हमारा कौन सा फर्स्ट ऑप्शन में सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है। क्या होता है कि बच्चों का सक्रिय भाग लेना, मतलब एक्टिव पार्टिसिपेशन, या बच्चों के समुदाय के सदस्य कम्युनिटी मेंबर्स, या पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें या टेक्स्ट बुक, या लिखा हुआ पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में दी गई व्याख्या और परिभाषा। तो क्या हो जाएगा जो सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा? ऑप्शन में दे रखा ABC, ANC और ACD। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है कि बच्चों का सक्रिय भाग लेना, ये भी महत्वपूर्ण है। बच्चों के समुदाय का सदस्य होना, ये भी सही है। जो टेक्स्ट बुक हो ये भी हेल्प करती है बच्चों के ज्ञान के लिए। लेकिन व्याख्या और परिभाषा जो NCERT होता है, आपको पता हो जो सीटेट पे मतलब जो भी होता है कि वो रोड लैंग्वेज डिफिनेशन इन सबको नहीं मानता है। NCERT हमारा ये कहता है कि ये सब चीज़ें बच्चों को सिखाती नहीं है, बच्चों को केवल रट्टा दिलाती है। तो ये हमारा डी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा A, B और C। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे आ गया है। क्या दे रखा है कि बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा सकता है। तो 4 ऑप्शन दिए, इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावशाली बताना है आपको। वृत्तांत, कहानियाँ मतलब स्टोरीज, शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या, या शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या। तो हमें सबसे प्रभावशाली तरीका बताना है। तो कौन सा होगा फ्रेंड्स? तो राइट आंसर हो जाएगा वृत्तांत भी इम्पॉर्टेंट है, कहानी स्टोरीज भी। शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं को प्रभावशाली व्याख्या, तो व्याख्या करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो भी शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या, ये भी नहीं। तो जिसमें बच्चों को सबसे प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है तो वो A और B, वृत्तांत और कहानियाँ। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन केवल A और B।
आगे देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने का क्या उद्देश्य है? उनके अंदर सृजनात्मकता का विकास करना, अवलोकन और रचना कौशलों का विकास करना, बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो चित्र बनाने के लिए प्रेरित करने का क्या उद्देश्य हो सकता है कि इसमें क्रिएटिविटी हो, ये भी सही है। स्किल्स डेवलप करना, ये भी सही हो जाएगा। बच्चों को सौंदर्य संवेदना का विकास करना, ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो तीनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। तो तीनों कौन सा? फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है? तो कौन सा होगा? परिवार के सदस्य, समुदाय के सदस्य, समाचार पत्र या कक्षा? तो फ्रेंड्स, जो मैं बता दूं, सबसे प्रभावशाली में जो फैमिली मेंबर्स भी आ जाएंगे, मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी भी आ जाएगी, न्यूज़पेपर भी हो जाएगा। लेकिन जो क्लासरूम है वो सबसे प्रभावशाली संसाधन नहीं हो सकता, क्योंकि कहीं भी बच्चा सीख सकता है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए, बी और सी। तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दे रखा है, निम्नलिखित में सीखने में कौन सा सिद्धांत है जो पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण करता है? मतलब ग्लोबल टू लोकल, एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्स्ट्रैक्ट, कॉन्क्रीट, अननोन टू नोन, नोन टू अननोन। तो जो पर्यावरण अध्ययन का अनुसरण करता है वो कौन सा हो जाएगा? ज्ञात से अज्ञात, मतलब नोन टू अननोन। तो राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन दे रखा है, नीचे दी गई सूची पर हमें विचार करना है। क्या दे रखा है? कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बतख, मछली। इन सूची में निम्न से कौन सा दूसरों से भिन्न है? तो हमें कौन सा अलग है? तो गाइस आंसर कीजिए। मछली होगा, कौवा होगा, घड़ियाल होगा या कछुआ होगा? तो इसमें जो डिफरेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? क्रो। क्योंकि जो मछली हो गई, घड़ियाल हो गए, कछुआ हो गए, सब पानी में भी रहते हैं। जो कौवा होता है वो नहीं रहता है, तो उसका क्या डिफरेंट हो जाएगा ना? तो क्रो हो जाएगा। राइट ऑप्शन सी, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अपना अगला क्वेश्चन दे रखा है, कॉलम दे रखे, शहर दे रखे, उनके पसंदीदा भोजन दे रखे। तो हमें बताना है कि कौन से शहर में कौन सा भोजन ज़्यादा पसंद किया जाता है। हांगकांग में किसी भी करी के साथ उबला टैपिकोका, केरल में सरसों से तेल से बनी मछली, कश्मीर में नारियल से तेल से बनी या समुद्र की मछली, गोवा में छोले भटूरे या अगला दे रखा पकाया हुआ सांप। तो हमें सही बताना है। तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर हो जाएगा पहले में। हांगकांग जो होता है वो पकाया हुआ सांप खाता है, तो पहले का पांचवा हो जाएगा। फिर दूसरा दे रखा है केरल। तो केरल में क्या होता है? किसी भी करी के साथ टैपिको का, तो सेकंड ऑप्शन इससे हो जाएगा। थर्ड में है कि कश्मीर जो है वो सरसों से तेल से बनी मछली खाता है, तो ये इसका राइट हो जाएगा। और डी में हो जाएगा तुम्हारा गोवा में नारियल से तेल से बनी हुई समुद्र की मछली। तो कौन सा राइट ऑप्शन आपको दिख रहा है फ्रेंड्स? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा पहले का पांचवा, बी फर्स्ट, सी सेकंड और डी थर्ड। तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये याद रखिए, बहुत बार पूछे जाते हैं ऐसे बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, नीचे दिए गए पक्षियों में कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है? उल्लू करता है, कौवा, बसंत गौरी या मैना? तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, जो मैना होती है वो झटके से अपनी गर्दन को करती है, लेकिन जो उल्लू होता है वो अपनी सबसे ज़्यादा गर्दन घुमा लेता है, मतलब 360 डिग्री तक भी घुमा लेता है। तो मैना जो होगी वो झटके से, उल्लू सबसे ज़्यादा। तो ये याद रखिएगा, कन्फ्यूज़न मत करिएगा एग्जाम के टाइम। आगे क्वेश्चन, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।